आज हमारी कौन सी क्लास है? डे 9 है हमारी, और क्लास नंबर 9। ठीक है जी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। वाइट बोर्ड सब कुछ ठीक से नज़र आ रहा है आप सबको? कल हमने इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि अगर इस तरह का कंडीशन हमारे पास आ जाए, कंसिडर कर लें, आपके क्लास 6 से ही एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ और जिसके बारे में मुझसे लोगों ने पूछा हुआ है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जे क्रॉस रेशो के, जे रेशो के, जे और के बीच में जो रेशो बन रही है वो है 6:7। एंड इसी तरह से के और एल के बीच में, के रेशो एल जो रेशो है इनका वो है 10:1। 10:1 इसका हम से अगर ये कंडीशन उन लोगों ने देनी है, ये तो आप नोट करें कि ये हमें वो लोग देंगे। ठीक है जी, ये कंडीशन वो देंगे। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन या इसको कंसिडर कर लें आपने, पूरा एमसीक्यू है। और इसी तरह आता है कि इफ़ जे रेशो के इक्वल्स 6:7 एंड के रेशो एल equals 10:1, then find J रेशो K रेशो L। आपसे इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोगों को यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया? क्वेश्चन सिंपल सा है, J रेशो K और इसी तरह 6:7 J रेशो K के बराबर है। K रेशो L हमारे पास इक्वल है 10:K के। तो इन तीनों का रेशो क्या बनेगा, इस पर एमसीक्यू आता है। कल वाली क्लास में आपको बताया था, इसके ऊपर एमसीक्यू एज इट इज़ आता है, आएगा कंफर्म। अच्छा, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है यार? देख लो, इजी है। पहले इस वाली चीज़ को सोल्यूशन में इस तरह से लिख लो, जे रेशो के इक्वल्स 6:7। ठीक है जी। अभी हमारे पास दूसरा क्या आएगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि के रेशो एल। सर व्हाइट बोर्ड तो शो नहीं हो रहा। नहीं शो हो रहा? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता ये क्या बकवास है इसमें। मैंने शो करवाया था। अभी एक्नॉलेज करें, अभी वाइट बोर्ड के ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा है आपको? यस सर। जी अब ठीक है। ओके जी, तो बस चलें। ये जो मैंने वॉइस में बताया इसका समझ आ गया आपको? जे और के बीच में रेशो गिवन है 6:7। इसी तरह के और एल के बीच में रेशो गिवन है 10:1। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि यार जे रेशो के रेशो एल, यानी इन तीनों के बीच में जो रेशो बनेगी उसकी वैल्यू बता दें। हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन कुछ इस तरह से करना है कि जे रेशो के लिए अलग ऊपर लिखना है और इसी तरह करके 10:1 के लिए इस तरह से लिखना है 10:1। ये स्टेप हमारा हो गया। अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें। हमसे पूछ रहे हैं कि जे रेशो के रेशो एल, यानी जे रेशो के रेशो एल, इसके लिए एज इट इज़ वैल्यू अगेन उतार दें नीचे, एज इट इज़ लिख लें 6:7। और इसी तरह
हमारे पास के लिए यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 10 है, ठीक है जी, के की वैल्यू 10 है और इसकी रेशो क्या है, एल की वैल्यू क्या है 1। आपका क्या नाम है ब्रदर, आपने शायद इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि फ़र्ज़ करें के की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे। ये क्या नाम है इनका, नईम भाई, आपने ये क्वेश्चन पूछा था। जी सर। हाँ, जी सर। आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका क्या करेंगे, इसका सलूशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमने इन तीनों का रेशो फाइंड करना है। मैथमेटिक्स में एक रूल है कि इस तरह की कंडीशन जब आ जाए तो आपने इस वाली वैल्यू को, ये जो 6 नज़र आ रहा है आपको, 6 जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। नीचे ऐसे लाइन लगाएंगे, 6 10 ज़ार क्या आएगा 60 आएगा। फिर हमने 7 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, 7 और 10 को, तीनों के बीच में रेशो इस तरह से बनेगी। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा 70 आएगा ना 70 जी, 70 आएगा रेशो। अभी इस 1 के लिए देखें, इसको ऐसे समझ लें, 6 के नीचे कुछ नहीं था ना, यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई वैल्यू नहीं है ना, जे के लिए दूसरी वैल्यू नहीं है, तो 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 7 के नीचे तो 10 है, तो 7 और 10 को मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 के लिए ऊपर यहाँ पर अगेन कुछ नहीं है, तो इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई। जिसके लिए वैल्यू जी ना सर। हो, जिसके लिए वैल्यू ना हो, उसके नीचे सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमने मल्टीप्लाई करनी है। कल वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सेम वैल्यू थी और उसमें मुझसे, अभी मुझे याद आया कि इस मेथड पर उसमें मुझसे गलती हुई थी, तो बस यहाँ से सीख लो। हमारा मकसद है क्वेश्चन को सीखना। देख लो, मैं अगेन इस पर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगी, 60 रेशो 70 रेशो 7, एग्जैक्टली हमारे पास जे रेशो के रेशो एल की ये वैल्यू बन गई। इसका ये आंसर है। यार आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, फिर सेट्स की तरफ जाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। अभी कंसिडर कर लें सर जी, पूछे। अगर 7 की जगह हमारे पास 10 आ जाए ना, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो, तो फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने कल क्वेश्चन में क्या किया था, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था और एग्जैक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ भी नहीं है। तो जब वैल्यू सेम है, यार ये रेशो है ना, देख लो रेशो है। अगर एक चीज़ इतनी है तो दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में उतनी ही है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई नहीं करना। समझ आ गई या नहीं। मैं यहाँ समझा देता हूँ, देख लें। m रेशो n रेशो o। अभी यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन है, यहाँ समझ आ जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन में दो अगेन सेम ले लूँगा, वैल्यू सेम ले लूँगा, ठीक है। कैसे, फ़र्ज़ करें आपको m और n की जो रेशो गिवन है, यहाँ साइड पर लिख ले, m और n की जो रेशो गिवन है, आप सुन रहे हैं मुझे, m और n की रेशो गिवन है आपको 2:8, ठीक है जी। और NO की जो रेशो गिवन है यहाँ पर 2:8। समझ आ गया आप लोगों को। N और O की जो रेशो है वो अगेन हमारे पास 8 एंड फ़र्ज़ करें कंसिडर कर ले 3 है। अभी आप देख लो, जब हम ये कंडीशन फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन जब हम फाइंड करेंगे कि यार इसका रेशो क्या बनेगा तीनों का, इस कंडीशन के होते हुए इसका क्या आंसर आएगा इसका, तो हम क्या करेंगे, m n और o, मतलब इन दोनों के बीच में रेशो फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे,
m और n के लिए 2 और 8 है, सो 2:8 ऐसे लिख लिया। अब नीचे, इनके नीचे n की वैल्यू अगेन हमारे पास 8 है, 8 रेशो o की वैल्यू हमारे पास है 3। अभी आप ऐसे कंसिडर कर लो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आप लोगों को समझ आ गया मैं जो कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ? जी सर। कल वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 को हमने नीचे लिखा और 8 को भी और 3 को भी। इस मेथड में यहाँ पर कुछ गलती हम कर रहे हैं कल से। जो मेथड, मतलब कल हमने हाँ 2 को 8 के हाँ साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ, ये गलती हमने की थी, हमने गलती की थी। 2 को हम 8 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, सो 2 8 जार क्या आएगा? 16 आएगा रेशो। अभी 8 और 8 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर लॉजिक किसी को समझ आएगी? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यू सेम है। एक बंदे की हाइट 8 है, तो रेशो में दूसरे बंदे की हाइट भी 8 ही है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस n की वैल्यू तो फिर बढ़ जाएगी। इसलिए रेशो चूंकि कंपैरिजन है तो 8 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और इस चीज़ को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जार 24 आ जाएगा। 16 8 और 24, ये रेशो तो इसके बीच में है, लेकिन आप समझ लें, ये रेशो इसके बीच में है लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? ये देखिए, इन तीनों का एक फैक्टर है कॉमन, 8 8 1 जार 8 8 3 जार 24 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 8 जार 16, सो 2:1:3 इसका फाइनल। समझ आ गया या नहीं? किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी, मैं इस पे थोड़ा सर जिस तरह n की वैल्यू सेम सेम है ना, हाँ यहाँ बुक में पेज 85 पर एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने। बुक में अगर वहाँ आप पर भी ऐसे b की वैल्यू 2 बार 3 आई है, तो वहाँ पर उन्होंने a की जो वैल्यू उन्होंने मतलब 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उन्होंने डायरेक्ट लिया है 2 लिया है और 8 2 में से एक 8 लिया है उन्होंने। यहाँ उन्होंने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं की। किया उन्होंने। यहाँ बुक जो आपने तरीका बताया था ना कि अगर वैल्यू आपकी आवाज़ होगा का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। यहाँ आप मुझे बस सिंपल ये बताएं, इस 2 को नीचे उतारा हुआ है एज इट इज़। जी जी सर, सर। एज इट इज 2 को उतारा हुआ है और यानी 8 में से आपको एक 8 लेना होगा। और 3 को भी नीचे उन लोगों ने लिखा है। ये बुक में पेज हाँ रेशो 4.5। सॉरी, 8 को तो एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे और इसके नीचे हाँ 3 मतलब हमारा, यहाँ पर 3 आएगा ऐसे। यार ऐसा करते हैं आप लोग, एक काम करें, मैं देखता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर मज़ीद क्वेश्चंस हैं सेम वैल्यूज़ के लिए, इन्होंने क्या किया हुआ है। एग्जैक्टली हमारा पॉइंट, हम कल सही थे, आज हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती की। जब यहाँ पर वैल्यू सेम हो, हमने इनको एज इट इज़ नीचे उतारना है 2 और 3, तो आपने अब इस चीज़ को यहाँ से इग्नोर करना है। ये वाला स्टेप हमने गलत कर लिया। समझ गए आप लोग? जब यहाँ पर जी सर, बीच कल जो वाली, हमने किया था ना वही सही है। वही सही है। वो कब सही होगा आपने जी इसको सर। समझना है, जब यहाँ पर बीच वाली वैल्यू सेम आ जाए।
वो तब सही होगा जब बीच यस वाली सर। वैल्यू 8 हो, 2 हो, 4 हो, एनी वैल्यू हो, लेकिन उसके नीचे भी वही वैल्यू हो, तो हमने इनको बस यार मुश्किल नहीं करना है, इसके लिए ख़ुद को मुश्किल में नहीं डालना, हमने इनको एज इट इज़ नीचे उतारना है। यहाँ पर ये मेथड हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ 7 था और ये 10 था, तो हमने 7 और 10 को मल्टीप्लाई किया और 10 के लिए 6 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया और 7 के साथ भी 1 का प्रोसेस किया मल्टीप्लाई करके। आप लोग अभी समझ गए या नहीं? यस सर, बस यही जी सर पॉइंट है जी। इसी में। मैं आप सबसे ये जो अभी मैंने गलती की इसके लिए तो पहले माजरत। मसला क्या है, मेरा दिमाग बिल्कुल कीचड़ नहीं होता, कीचड़ बन चुका है। अभी तक ऑफिस में गलत ड्यूटी लगाई है यार, किसी जिसने भी लगाई है वल्लाह, बस मैंने कल भी कहा था, क्या कहूँ। अच्छा यार, इन क्वेश्चंस का समझ आ गया आप लोगों को? आज हमारा अलग टास्क था, मेरा जी मेरा मेरा मकसद था आज हम करेंगे उसको क्लियर करेंगे, सेट्स की तरफ जाएंगे। इस चीज़ को लिख लो, सेट्स की तरफ जा रहे हैं हम। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। आवाज़ दें, सुन रहे हैं आप लोग मुझे? और ये यहाँ पर तो यस बेसिक्स सर। हैं जी जी। जी, यहाँ पर तो बेसिक्स हैं, सेट्स के काफ़ी बेसिक्स डिफिनीशन हैं, लेकिन इन बेसिक्स को अगर आपने समझ लिया तो 7, 8 बल्कि 9 और 10 में भी जो सेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे आएंगे कि मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा उसमें ख्वारी नहीं आपको रिक्वायर होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसमें। तो सेट्स के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है जी। सेट्स के बारे में किसी को जनरल आइडिया है सेट किस चीज़ को बोलते हैं? एनीवन? एनीवन, सेट्स के बारे में किसी को जनरल आइडिया हो कि यार सेट आखिर किस चीज़ को बोलते हैं? हेलो, आप लोग मुझे बता सकते हैं सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अगर आपने समझ लिया तो इस पर जो एमसीक्यूज आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको क्लियर होंगे। इस डेफिनेशन को समझ ले। किसी को पता है? नहीं पता? किसी को पता हो तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं मज़ीद उसमें कुछ ऐड करूं और आगे चले जाएं। चलो चलो छोड़ दो, मैं बताता हूं। इस डेफिनेशन को आपने गौर से पढ़ना है। ए सेट इज ए कलेक्शन of well defined and distinct object। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया या नहीं? इसमें कह रहे हैं कि सेट हमारे पास एक कलेक्शन यानी मजमुआ होता है। सेट हमारे पास कलेक्शन होती है, एक मजमुआ होता है ऑफ वेल डिफाइंड, एक ऐसी चीज़ की जिसकी तारीफ हम कर सकें, जो नोन हो, वेल डिफाइंड हो। समझ गए आप लोग या नहीं? आवाज़ दें, काइंडली आवाज़ दें। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वही बात कि यार एक चीज़ है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसको उसका पता हो। अभी इस पर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें बता दो कि यार ये चीज़ सेट है असल में या नहीं। आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? इस डेफिनेशन को आपने समझ लिया। अच्छा, सेट को डिनोट कैसे करते हैं?
denoted by capital letters of English. मतलब A, B, C, D अप टू Z। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सामने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इस तरह होंगे या कि सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी हमारे पास ये है। सिर्फ समझ लो कि इनको एक नाम दिया हुआ है। आप लोगों ने समझ लिया या नहीं? इनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर का जो कैपिटल जो लेटर्स हैं उनसे नाम दिए हुए हैं। इसको डिनोट ऐसे करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई सेट है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब बीच में कुछ भी हो या खाली हो ऐसे। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। क्या हो गया? एक सेट हो गया। अभी इसके एग्जांपल पर हम आएंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये डेफिनेशन जो मैंने लिख ली इसका आपको समझ आ जाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ए सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर टीचर्स ऑफ ग्रेड 6, आपके जो क्लास 6 के टीचर्स हैं। ए सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर 6 क्लास टीचर्स। आपके जो 6 क्लास के टीचर्स हैं उनका एक सेट अगर हम बना लें तो क्या उसको हम सेट कह सकते हैं या नहीं? कौन इसका आंसर कर सकता है? वेदर इट इज अ सेट और नॉट, क्या ये सेट है या नॉट अ सेट? जी सर, सेट है। सेट है। डेफिनेशन को देखकर मुझे बताएं ये सेट कैसे है? क्योंकि इसमें हमारे पास कलेक्शन है ना, टीचर्स हैं। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई शक ना हो, जिसकी तारीफ हो सके, जिसमें कोई शक ना हो। अभी आप देख लो, आपके क्लास 6 के अगर लेट्स सपोज कंसिडर कर लो 7 टीचर्स हैं। कितने? 7 टीचर्स हैं। 7 टीचर्स हैं आपके क्लास 6 के, तो यार उनका एक नाम होगा। वो सारे के सारे इंसान हैं, ठीक है जी, और उनकी खासियतें एक जैसी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मतलब इंसान है तो वेल डिफाइंड हो गया, उनका अपना नाम होगा, कोई ना कोई होगा जो इस सेट में आएगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। देयर इज़ नो एम्बिग्विटी अबाउट विच नेम्स विल बी इन दिस सेट। इसमें कोई शक नहीं कि इस सेट में हमारे पास किसके नाम होंगे, मतलब नाम होंगे। देयर इज़ नो एम्बिग्विटी अबाउट विच नेम्स विल बी इन दिस सेट। अभी आपके क्लास 7 का एक टीचर है, उसका नाम है अली, दूसरे का नाम है आरिफ, तीसरे का नाम है हमारे पास इमरान, चौथे का नाम हमारे पास है नईम, ठीक है जी, पांचवे का नाम हमारे पास है उस्मान, छठे का नाम हमारे पास है नोमान, और आखिर में हमारे पास एक टीचर है, उसका नाम है मोहम्मद अली। लेट्स सपोज तो देख लो, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके अपने नाम हैं, और ये क्लास 7 के टीचर्स हैं। मतलब हमें पता है कि सॉरी क्लास 6 के टीचर्स ही हैं। इस सेट से हमें पता चल रहा है कि इस सेट के अंदर कौन है। बस ये डेफिनेशन समझ ले कि जिसमें हमें पता लगे कि भाई सेट के अंदर ये चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई शक ना हो, कोई इधर उधर की बात ना हो
तो वो सेट हो गया। डिस्टिंक्ट भी हैं, डिस्टिंक्ट है ना, देखें अली इससे अलग है, आरिफ इससे अलग है, मतलब अलग इन द सेंस कि ये अली अगेन रिपीट नहीं हो रहा, अभी ये सेट नहीं होगा। अगर हम ये कर दें अली अली अली, अली को 7 टाइम्स लिख लो, तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारे क्लास 6 के 7 टीचर्स हैं? एक ही बंदा 7 बार रिपीट हो सकता है? आवाज़ दें, रिपीट हो सकता है? नो। हाँ, नो सर। रिपीट नहीं हो सकता। तो इसमें एक बात, एक पॉइंट ये भी क्लियर कर लो कि देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है जी। अभी मैंने 3 बातें अभी तक की। एक मैंने की सेट की डेफिनीशन, उसके बाद मैंने बात की सेट की डिनोटेशन के इंग्लिश कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद मैंने बात की कि इसको ये वाले इस वाले साइन के अंदर हम इनक्लोज करते हैं। अभी मैंने बात की मेंबर्स की। मेंबर्स से मुराद हमारा क्या है? जो चीज़ें सेट के अंदर होती हैं उनके बीच में एक कॉमा होता है। तो ये फ़र्ज़ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे इसके क्या हैं? मेंबर्स हैं। छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें। मैंने पहले सेट की डेफिनेशन की कि सेट हमारे पास कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स उनके अंदर होते हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, रिपीटिशन उसमें नहीं होती, उसमें कोई शक नहीं होता, उसमें हमारे पास कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई डर कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है। फिर मैंने बात की कि इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। फिर मैंने बात की कि इसको इस वाले साइन से हम डिनोटेशन के दौरान इसके अंदर लिख लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। फिर मैंने बात की कि इसके अंदर सेट, यार सेट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। अभी मेंबर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? इसके लिए एक साइन है, इस तरह गोल किस्म का ई होता है। इसका मतलब होता है कि मेंबर ऑफ। मैं सेट को आज ख़त्म करूंगा क्योंकि इसमें ये गिनी चुनी बातें हैं। समझ आ गया आपको या नहीं? ये साइन हमेशा याद रखें कि जब हमारे पास ये वाला इस तरह का ई आ जाए तो उसका मतलब होगा कि मेंबर ऑफ। अभी एग्जाम्पल देता हूं, इसमें ये 2 उठा लें। 2 हमारे पास सेट ए का मेंबर है या नहीं? इसको ऐसे डिनोट करेंगे, 2 इज member of set A. 2 is the member of set A. समझ आ गया या नहीं? अब जो मेंबर नहीं होगा, यहां पर 9 तक वैल्यूज जा रही। अगर मैं आपको कहूं कि 110, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके लिए हम ऐसे क्रॉस लगा लेते हैं, ऐसे लाइन लगा लेते हैं। ये वाला साइन हमारे पास नॉट मेंबर ऑफ एनी स्पेसिफिक सेट। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? 110 मेंबर नहीं है सेट ए का। समझ आ गया आपको या नहीं? काइंडली आवाज दें। जी सर। अच्छा यार, मैं आपके सामने एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ जी सर। जिसका मुझे ईटा इंजीनियरिंग के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि ये बताओ ये हमारे पास सेट है या नहीं? नहीं, ये एम्प्टी सेट है या नहीं, मतलब ये खाली सेट है या नहीं। नोट करें कि इस चीज़ को भी, खाली सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 0 के ऊपर ये वाला साइन लगा के। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। अगर मैं आपको कहूं कि एक खाली सेट है
उसके अंदर मैंने एक दूसरा खाली सेट ला कर रख दिया, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ए हमारे पास ये ए सेट है या नहीं है? आवाज़ दें और मुझे बताएं कि क्या ये हमारे पास सेट है या नहीं, ये वाला। ये आसान चैप्टर है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा कि आपको मतलब इसमें बहुत मुश्किलात होंगी। बहुत इजी चैप्टर है। बस आप मुझे आवाज़ दें, खाली सेट के अंदर एक खाली सेट रख दिया तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा? नो सर। ये सेट नहीं है। नो सर, इसमें हाँ, जो कह रहा है कि सेट नहीं है वो यस, ये सेट नहीं है। सेट सेट नहीं होगा। सेट है। जो कह रहा है सेट है, वो बाकी सारे चुप हो जाएं। जो बंदा कह रहा है कि ये हमारे पास सेट है, तो मुझे बताओ ये सेट कैसे है? खाली सेट के अंदर सेट रख दिया, ये सेट हो गया। खाली सेट के अंदर मैंने एक सेट रख दिया है, ये सेट हो गया। इसको अच्छा अपने आंसर को जस्टिफाई कर दें, बस प्रूफ करें कि ये सेट है। जिसने कहा सेट है वो मुझे बताए कि ये सेट है। कोई एग्जांपल जहन में आएगी कि यार इस तरह कंसिडर कर लो, ये कैसे सेट है। चलो मैंने मान लिया कि ये सेट है, बट अब मुझे आप रागिब भी करेंगे कि ये सेट है तो कैसे सेट है, मुझे बताओ ना ये कैसे सेट है। उस्मान भाई आप मुझे बताओ ये सेट कैसे बन गया? उस्मान भाई आप बताओ, जल्दी से बता दो। उस्मान भाई आप बताओ, जल्दी से बता दो। प्रोग्राम बढ़ गया या नहीं? प्रोग्राम बढ़ गया या नहीं? उस्मान भाई बता दो जल्दी से। उस्मान भाई बता दो जल्दी से। नहीं क्लियर तो बता दो कि यार सर नहीं क्लियर। नहीं क्लियर तो बता दो कि यार सर नहीं क्लियर। मैं बता दूं? जी जल्दी करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये इन्फिनिटी सेट है, इसमें ये इन्फिनिटी साइन है। इन्फिनिटी साइन नहीं है, मैंने बस Infinity बता sign दिया। नहीं है, इसको मैंने बस बता दिया। इसको फाई बोलते इसको हैं। फाई बोलते हैं इसको। ऐसे फाई। लिख लो। ऐसे फाई का लिख ये लो। साइन जब आ जाए तो फाई इसका का मतलब ये होता है साइन जब आ जाए तो इसका मतलब होता है खाली सेट। खाली यार ऐसे समझ लो, यार ऐसे समझ लो। एक खाली सेट ऐसे है, समझ लो, एक खाली सेट है, उसके अंदर मैंने एक खाली सेट रख लिया। आप माइक्रोफोन ऑफ उसके रखिए, अंदर बस मैंने आपको एक खाली आपने सेट रख दिया। आप जस्टिफिकेशन माइक्रोफोन नहीं ऑफ रखिए, बस आपको। अच्छा दूसरा, जो बंदे कह रहे थे कि ये सेट नहीं है, अब उनमें से कोई बंदा मुझे जस्टिफाई कर दो कि ये सेट नहीं है तो कैसे सेट नहीं है। मुझे आपसे जवाब जानना है। मुझे माइल करें कि यार ये सेट नहीं है, मुझे प्रूफ करें। कोई भी बंदा सेट नहीं है तो कैसे नहीं है। जवाब दे बाकी सारे। एक बंदे ने कहा था कि ये सेट है, उसमें उसने जस्टिफिकेशन नहीं की। अच्छा आप बताएं सेट नहीं है तो कैसे सेट नहीं है, जस्टिफिकेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि सेट नहीं है, बस बात ख़त्म। खाली सेट है, उसके अंदर खाली सेट रख लिया तो क्या वो सेट बन गया? क्योंकि सर इसमें कोई किसी चीज की कलेक्शन तो नहीं दी हुई ना, किसी चीज का मजमुआ नहीं है। अच्छा अभी आप सब मुझे सुन ले। एक उस्मान भाई सब पे बारी पड़ रहा है, उसने बस सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं दी। ये सेट है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास में कोई आ गया नया बंदा,
आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल को नोट करें। मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। ये हमारे पास वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, सबको आवाज़ दे, ये मैंने क्या बनाया आप लोगों के सामने। चलो मेरी ड्राइंग ख़राब है। ये एक ग्लास है, ठीक है ना, इसके अंदर पानी है, नहीं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सॉरी, खाली ग्लास है, सेट खाली था। और मैं एक दूसरा खाली ग्लास यहाँ उठा के इसके अंदर ऐसे रख देता हूँ। सेट ए, ये वाला सेट ए जो खाली था, इसके अंदर मैंने फाई यानी ये वाला ग्लास, खाली ग्लास रखा। आप मुझे बताएं ये सेट ए खाली रह गया या नहीं, या भर गया? पहला ग्लास अब भर चुका है या नहीं, मतलब इसके अंदर कुछ है या नहीं है? जी सर, भर चुका है। खाली सेट के अंदर मैंने एक खाली सेट रख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले वाला सेट हमारे पास सेट है। कलेक्शन से मुराद हरगिज़ हमारा ये नहीं कि सेट के अंदर, मतलब लाजमी बात है कि सेट के अंदर 10 वैल्यूज़ होंगी। मैं आपके सामने एक सेट लिख लेता हूँ 1, ये हमारे पास एक सेट है, नंबर है इसके अंदर, एक बंदे का सेट, एक एक सेट हम नहीं बनाते। तो ये समझ लो, ये हमारे ईटा के पेपर में आया था इंजीनियरिंग में, इस तरह गिवन था कि खाली सेट के अंदर एक खाली सेट दिया था, तो क्या सेट ए खाली था या खाली नहीं था? तो इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, और ये सेट भी है। आप लोगों को समझ आ गया या नहीं? Yes. ओके जी, ओके 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 जी, ओके। आज टाइम बड़ा जल्दी गुजर गया। अभी इस वाले घंटे में हमारे पास 15 टाइम मिनट बड़ा बाकी। जल्दी गुजर गया। माइक्रोफोन ऑफ रखें अभी उस्मान भाई। क्लास सिक्स के एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे आ जाएं। सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट के अंदर जो होता है जो नहीं होता वो भी हो गया। अभी क्लास 6 के अंदर एक चैप्टर, एक यूनिट हमारे पास है, जो जितनी बातें मैंने की उसके ऊपर बेस कर रही हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाता है, वो समझा देता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 3 होगी। आसान सा टर्म है। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 3 हो गई। समझ आ गया आप लोगों को या नहीं? अभी एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो आपने एमसीक्यू के हवाले से बिल्कुल भी रेडी नहीं करना। अगर उस पे एमसीक्यूज आ जाएं तो पहले स्लाइड पर यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ पर कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इन लोगों ने दिए हैं आपको कि हमें बताओ ये सेट है या नहीं। ए नंबर सेट गिवन है आपको, ऐसे दिया हुआ है, नहीं ऐसे नहीं, ये साइन नहीं, ऐसे दिया हुआ है आपको, द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल। कोई बंदा मुझे बताए ये सेट है या नहीं है।
हेलो, आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं कि ये सेट है, और अगर सेट है तो क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। जी सर। हाँ एग्जैक्टली हमारे स्कूल में ग्रेड्स होंगे। फ़र्ज़ कर लो हम बच्चे को डीएमसी के ऊपर ग्रेड देते हैं, ए प्लस, इस तरह बी प्लस, इस तरह के ग्रेड्स होंगे ना उसके अंदर, तो सेट के अंदर हमारे पास ग्रेड होंगे। या यार इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, हमारे पास ग्रेड होंगे ग्रेड 1, वो उस हवाले से बात कर लेता हूँ। चलो ग्रेड 1 मतलब कच्ची क्लास, ग्रेड 2, इसको वो वाला ग्रेड मैंने गलत समझ लिया, ग्रेड 3, ये हमारे साथ एक सेट भी है और ये हमारे साथ वेल डिफाइंड भी है। हम इसको हर जगह पर प्रूफ कर सकते हैं कि आ जाओ यार देख लो, मेरा स्कूल एक कंप्लीट सेट है जिसमें ग्रेड्स हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, पांचवी क्लास है, प्राइमरी स्कूल अगर है, और ऐसे चलते जाएं तो स्कूल के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो हमारे पास सेट की शक्ल में लिख के जा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। इस पूरे क्वेश्चंस को, इस पूरे ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ए से लेकर हमारे पास ए से लेकर तकरीबन ई तक, नहीं एन तक, ए से लेकर एन तक क्वेश्चन नंबर, ए से लेकर क्वेश्चन नंबर एन तक, ये पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए से लेकर पार्ट एन तक यही बातें हो रही हैं। डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी, अब एक एक करके देख लो। अगर डेफिनेशन के ऊपर वो कंप्लीट हो रहा है, पूरा पूरा उतर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड भी है, और जब वो वेल डिफाइंड हो गया तो सेट भी हो गया। आप लोगों को समझ आ गई या नहीं? ओके, मैं आपके सामने जी अभी सर। दूसरा क्वेश्चन है, जो मैंने अभी पहली स्लाइड्स में बताया उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। आपको मैं देता हूं सेट ए 1 2 3, और मैं आपसे कहता हूं 2-A। यहां पर हम क्या लगाएंगे इन दोनों में से? कौन सा लगाएंगे, ये वाला या फिर ये वाला? एनीवन, आवाज दें जल्दी से। जी सर, 2 सेट ए में मौजूद है ना, तो एग्जैक्टली 2 हमारे पास फर्स्ट वाला सेट, हाँ सेट ए में मौजूद है, सो लगाएंगे। 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऊपर बेस है, इससे भी निकल जाओ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी वही बातें हैं कि हमें बता दो ये मेंबर्स हैं एक दूसरे के या मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है जी, इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मेंबर्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जो मेंबर्स नहीं हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जो सेट है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, और जो सेट नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। पूरा चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है, इसमें आपने नहीं पढ़ना। अभी आ जाएं 5.2 एक्सरसाइज पे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, और इस पर कभी कभार क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। मतलब मैं आपको देता हूँ फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है 1 3 5, बुक से ही उठा रहा हूँ और कहीं से नहीं। इसको डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, मतलब डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, कैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे? इसी चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव में ऐसे सेट लिखेंगे। ऑपस 3।
हाँ बताएं बताएं। द सेट ऑफ, बताएं। द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री, आवाज़ नहीं आ रही आपकी अब। फर्स्ट 3 थ्री members. नहीं, नंबर्स तो हैं, फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं, लेकिन इवन है या ऑड है? जोड़े नहीं बन रहे, सो Odd है. ऑड हो गए। द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स। अभी दूसरा इस पर क्वेश्चन देख लें। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? एफ को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे करेंगे? इसका मुझे आंसर बता दे काइंडली। इंफिनिटी सेट। यार इन्फिनिटी नहीं उस्मान भाई, एम्प्टी। जी हाँ जी हाँ, मेरी जान के टोटे, एम्प्टी सेट लगेगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे एन एम्प्टी सेट। अगर आपको समझ आ चुका है तो मुझे बताएं कि मैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर जंप करूं। जी सर। ओके, देखिए हाँ, लोग क्या करते हैं, लोग जब क्लास 6 स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें से हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको जब एडवर्टाइजमेंट चलाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम सेव रखूँगा। इस पूरे चैप्टर में से ये डेफिनेशंस छोटे छोटे पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अपना नज़रिया बना लो कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। टाइम देख लेता हूँ क्लास का। इस चीज़ का मतलब ये होता है, इस चीज़ का मतलब ये होता है। तो पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकते हैं। सेट की डेफिनेशन पढ़ ली, सेट के अंदर क्या होता है, वो मेंबर्स होते हैं, सेट का अपना नाम होता है, सेट वेल डिफाइन होता है, सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर के ऊपर बेस करता है। सेट को मतलब सेट में हमारे पास मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स नहीं होते उसका ये साइन होता है, जो मेंबर होता है उसका ये साइन होता है। ये डेफिनेशंस आपने पढ़ लिए, एक्सरसाइज 5.1 आपका क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं। समझ आ गया आपको? ओके, अभी इसी चैप्टर के अंदर क्लास जब तक शुरू होगी मैं चलता जाऊंगा। 5 मिनट हैं, दूसरी क्लास का लिंक दे दूंगा, बट 5 मिनट को समझ ले। 5 मिनट में जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ ले। इसी चैप्टर के अंदर आपके पास सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट की बातें सारी हो गई, मेंबर है, मेंबर नहीं है, एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर एम्प्टी सेट ये हो गया, एम्प्टी सेट को इस तरह डिनोट करते हैं, सेट को इस तरह डिनोट करते हैं। अभी सेट के अपने किस्म, अपने अकसाम हैं, अपने टाइप्स हैं। टाइप्स में एक्सरसाइज 5.3 शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 5.3 में पहला क्वेश्चन टाइप के ऊपर है। एक सेट हमारे पास होती है फाइनाइट सेट। आवाज दें, फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? लिमिटेड नंबर्स को कहते हैं। जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर्स हो। लिमिटेड नहीं, प्रोफेशनल डेफिनेशन समझिए। प्रोफेशनल डेफिनेशन ये है जिसकी आखिरी हद मालूम हो, बस उसको फाइनाइट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन जिसकी हद मालूम हो, जिसका लास्ट एलिमेंट, लास्ट मेंबर हम जानते हो, लास्ट एलिमेंट इज नोन। इसका क्या होगा, इसका क्या सीन होगा? जिसका एलिमेंट मालूम ना हो। लास्ट एलिमेंट इज नॉट नोन या अननोन।
अभी ये कितना सिंपल है। इसके ऊपर जब आप एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में A B C D और इसी तरह करते जाएं जाते जाएं जी तक क्वेश्चन जालिम के बच्चों ने दिए हैं बच्चों को, उनका भी टाइम ख़राब हो रहा है, आपका भी टाइम ख़राब होगा। इन दो चीज़ों को पढ़ लें। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इसके ऊपर। हमारे पास एक सेट ये है और हमारे पास दूसरा सेट है, वही वो भी सेट ए है, 2 4 8। इनमें फाइनाइट कौन सा है, इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना, 3 है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। इसमें हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास अप टू सो ऑन है, 3 डॉट्स लगेंगे, बात अभी जारी है, हम एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं, क़यामत तक हम आखिरी एलिमेंट इनका नहीं फाइंड कर सकते। इतने इवन नंबर्स हैं, 2 4 8 के बाद बेशुमार किस्म के इवन नंबर्स हैं, हम नहीं फाइंड कर सकते उनको यार, थक जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले मैंने एक बात आपको पढ़ाई, क्लास ख़त्म तो नहीं हुई, अंडर ए मिनट अभी ख़त्म हो जाएगा क्लास, तो अभी यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एम्प्टी सेट के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और नॉन एम्प्टी के ऊपर। यार मुझे नहीं लगता मुझे अब इसको पढ़ाना चाहिए, मतलब मैं आपको ये भी पढ़ाऊँ। चलें दूसरी क्लास का वेट करते हैं, दूसरी क्लास ये ख़त्म हो जाए। अभी तक सब कुछ समझ आ गया आपको, एक्नॉलेज कर दें। जी सर, ये ये सेट तो इजी है बस। ये बहुत इजी है, लेकिन बेसिक समझाना बहुत लाजमी है, क्योंकि इस पे बाकी पूरे क्लासेस पढ़े हैं। ये क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। दूसरी क्लास का लिंक आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, आप सब ने ज्वाइन करना है। क्लास 7 से लेकर 10 में हमारे साथ सेट्स के ऊपर इतने ज़्यादा किस्म के क्वेश्चंस हैं कि आप कहेंगे सेट्स ने तो पूरी किताब कवर की हुई है। सेट्स के ऊपर लॉज हैं, सेट्स के टाइप्स को मज़ीद एडवांस लेवल पे चल के डिफ़ाइन किया हुआ है, चलो वो भी इजी है। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं, 2 सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, सेट्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने हैं, सेट्स के अंदर distributive laws with respect to union, with respect to addition, associative laws with respect to addition, with respect to multiplication, with respect to union, with respect to intersection, union और intersection के ऊपर चैप्टर्स हैं, union और intersection के ऊपर सेट्स के ऊपर चैप्टर हैं। तो इजी है, बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए, ये इजी है। ये अगर आपको समझ आ गए तो यहाँ इन चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लास 6 में अभी बस 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, मैंने आपको बताया मैं एम्प्टी और नॉन एम्प्टी के बारे में बात करूँगा। तो आपके एक्सरसाइज के अंदर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, बट आपने उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं करना ख़ुद को। सिंप्लीफाइड होके मैं आपको बताऊँगा, सादा तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई बस ये डेफिनेशन याद कर लो। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, आवाज़ दें, जिसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट्स। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट्स कौन से होते हैं?
नॉन एम्प्टी वो होते हैं जिनके अंदर हैज़ एलिमेंट्स। बच्चों वाली बात है। अभी क्लास 6 में इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बेशुमार किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपने एक क्वेश्चन को यहाँ से समझना है। मैं आपको एक सेट देता हूँ जिसके अंदर कुछ नहीं। सो ये कौन सी सेट है? ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। इस वाले साइन से डिनोट किया जाता है इसको, या फिर इसके सामने लिख लो कि इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इसी तरह एक दूसरा सेट है आपके पास जिसके अंदर कुछ भी है। नंबर्स हमने फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिख लिए हमने, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। मैं बीच में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इस सेट की कार्डिनैलिटी बता दें, आवाज़ दें। अगर आप सुनते हैं मेरी बातों को गौर से, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि कार्डिनैलिटी इस चीज़ को बोलते हैं। इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? जल्दी से बताएं, आवाज़ दें। एनीवन? 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं वो इसकी कार्डिनैलिटी है। ज़बरदस्त, गुड हो गया। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट भी हो गया, एम्प्टी सेट भी हो गया, सेपरेट इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट से भी निकल जाएं। अभी एक चीज़ है, उसको बोलते हैं क्लास 6 के अंदर सिंगल्टन सेट। नाम से क्या आपको आइडिया हो रहा है? इस नाम से आपको क्या आइडिया हो रहा है? बताएं। जिसमें इसमें एक एलिमेंट हो। बात ख़त्म। अगर किसी को नहीं समझा, समझ आई, किसी को नहीं समझ आई, तो वो दोबारा से सुन ले। सिंगल्टन सेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल। मैं आपके सामने एक सेट की एग्जांपल रखता हूं। द सेट ऑफ रिवर्स या रिवर्स इन पाकिस्तान। सिंगल्टन है ना? आवाज दें, सिंगल्टन है ना? जल्दी से। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं, ये जो मैंने लिखा कि द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो दरिया हैं उनकी सेट सिंगल्टन है? मैंने ऐसे ही लिख दिया, बता दो। एनीवन? जी उस्मान भाई। सोच लो, खैर है, सोच लो। आप लोग सोच रहे हैं या मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही? नो सर। तो आप लोग, नो सर नहीं है। आप लोग सोए हुए हैं या इस पे आप सोच रहे थे? बताएं, कोई शर्म की बात नहीं। इंसान में काफ़ी खामियां हैं। मुझसे अभी रेशो वाला क्वेश्चन कैसे भूल गया था, हालांकि मैंने कल रेशो पढ़ा भी था, उसके लिए प्रेप्स भी की थी कि आपको पढ़ाऊंगा। मैंने गलत किया था। उससे पहले एक क्वेश्चन किया था ये तो कि सिंगल। हाँ जी, यार ये सिंगल्टन नहीं है, बात ख़त्म। पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? बेशुमार हैं। फ़र्ज़ कर लो पाकिस्तान में 100 रिवर्स हैं, तो 100 का मतलब क्या हो गया? सिंगल्टन हो गया? नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये सेट सिंगल्टन है या नहीं, तो ये सेट तो सिंगल्टन है, लेकिन इसके अंदर अगर हम रिवर्स लिख लेंगे, रिवर 1, रिवर 2, तो आप देख लें, जाते जाएं,
आखिरी रिवर तक जब पहुंच जाए तो आप सेट क्लोज कर दें। ये सिंगल तो नहीं हो गया, सो इट इज़ नॉट सिंगलटन। इसमें एलिमेंट्स बेशुमार हैं। कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको समझाने की गरज से बता दिया कि जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन बोलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स हों उसको हम सिंगलटन नहीं बोलते। एक बेसिक चीज़ जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बताया नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो आपने पढ़ लिया ना कि सेट की डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ बुक्स इन योर बैग। आपके पास बैग है और उसमें बुक्स हैं, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? ये जो मैंने सेट लिखा इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड में बयानिया, इसको उर्दू में बयानिया बोलते हैं। तरीक़ा बयानिया मतलब हम बयान कर रहे हैं। और अभी इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। आपके पास क्लास 6 में आप पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक्स हैं मैथ्स के, इंग्लिश के बुक्स हैं, इसी तरह उर्दू का एक बुक है, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ का एक बुक है, इसी तरह जियोग्राफ़ी का एक बुक है, इसी तरह पश्तो का एक बुक है। कंसिडर कर लें, सेट मैंने क्लोज़ कर लिया। इस मेथड को क्या बोलते हैं ये नोट करें, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था। इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। क्या बोलते हैं? आवाज़ दें। टेबुलर मेथड। हाँ, इसको टेबुलर मेथड बोलते हैं। ये तो मैंने और भी छोटा कर दिया, ऐसे ही हाइलाइटर का बेड़ा गर्क कर दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड बोलते हैं। समझ आ गया अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया या नहीं समझे? कोई बंदा नहीं समझा हो इन 16 स्लाइड्स के ऊपर, कोई बंदा नहीं समझा हो तो आवाज़ दे कि इस चीज़ में नहीं समझा। उस्मान भाई नहीं समझे आप तो बताएं। सर इसको टेबुलर मेथड क्यों कहते हैं? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देखें, टेबल में हमारे पास क्या होता है? ये आपके पास नहीं, अभी आपको ऐसे समझाता हूँ। देखें, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर क्या इंसर्ट करता हूँ? मैं यहाँ पर एक चीज़ इंसर्ट करता हूँ जिसको बोलते हैं टेबल। ये आपको स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आएगी, ठीक है? आप सबको टेबल नज़र आ रहा है या नहीं? टेबल नज़र आ रहा है या नहीं? जी सर। इसमें क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है, इसको अभी रो और कॉलम। हाँ, रो और कॉलम हमारे पास हैं। इसको आप अभी समझ लो। मैं यहाँ से ये वाला थोड़ा हटा दूँ। ये देख लो, यहाँ से हमारे पास रो 1 शुरू हो गया और यहाँ तक ख़त्म हो गया रो 1। यहाँ से हमारे पास कॉलम 1 है, ऐसे नीचे आ गया, ठीक है? ये हमारे पास है कॉलम 2, ऐसे नीचे आ गया। ये हमारे पास है कॉलम 3, ऐसे नीचे आ गया। और ये जो हमारे पास है, ये रो 1 था, ये हमारे पास दूसरी कतार यानी रो 2 है, और ये रो 2 यहाँ पर ख़त्म हो गई। आप मुझे बताएं, एक सेट आपके सामने है 1 2 3 4, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, मैं ऐसे करके लिखता हूँ 1 2 3 4। टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख लिया। असल में ये टेबुलर फॉर्म इसको इस वजह से बोलते हैं कि इसके अंदर एक रो है। समझ आ गया आपको या नहीं? इसके अंदर ए से जाएंगे तो रो हमारे पास बनेगा, रो, ये हमारे पास रो है, पूरा का पूरा रो।
ये साफ लिख लेता हूँ, मैंने गन मचा दिया। ये हमारे पास है 1 2 3 4। येलो हाइलाइटर का मतलब रो 1 हो गया, मतलब एक ही रो है इसमें। कॉलम्स कितने हैं देखिए, कॉलम्स को देखिए, कॉलम 1, 3 कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। असल में कॉलम 3 होते हैं, लास्ट एलिमेंट तो ठीक है 4 है, लेकिन कॉलम 3 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, कॉलम 4 हो गए जी, 4 हो गए। कॉलम 1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, कॉलम 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और नहीं कॉलम 3 यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 2 3। ये कैसे हो रहा है? ये यहाँ से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। कंफ्यूज ना हो यार, बात ख़त्म। देखिए इसमें हमारे पास टेबुलर का आइडिया हो गया आपको या नहीं, कि टेबल की फॉर्म में बन रहा है, तो इसको टेबुलर इसलिए बोलते हैं। टेबुलर किसको बोलते हैं? टेबल फॉर्म को, जिसमें हमारे पास रो और कॉलम हो। हाँ, जिसमें हमारे पास रो और कॉलम हो। डिस्क्रिप्टिव में हम लिख लेते हैं कि यार इतनी चीज़ों का सेट, और टेबुलर में हम इस तरह लिख लेते हैं कि यार फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। ये देखें, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर का है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। और इसी सेट को मैंने ऐसे लिख लिया, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स इन शॉर्ट। आप लोगों को यहां तक सारी बातें समझ आ गई? आपको सब कुछ समझ आ गया या नहीं? एक्नॉलेज कर दें बस। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपके लिए घर का काम है। सेट की डेफिनेशन आपने लिखनी है, मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, उसके अलावा डिस्टिंक्ट, उसके अलावा क्या हो गया, कार्डिनैलिटी, उसके अलावा एम्प्टी। ये सारे बस जितने मैंने पढ़ा दिए आज। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इसके बाद नॉन एम्प्टी सेट, और क्या क्या पढ़ा? Finite, infinite. यस, फाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टेबुलर फॉर्म ने हमने पढ़ी, टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ी, टेबुलर फॉर्म ने हमें नहीं पढ़ा, टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ी, डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ी, इसके अलावा मैं स्लाइड्स में देख लेता हूँ और क्या क्या पढ़ा हमने। एम्प्टी नॉन एम्प्टी भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, कार्डिनैलिटी भी हो गई, और ये एलिमेंट्स हैं या नहीं वो वाली बातें हो गई। यार ये सारा, ये जितना भी हमने आज किया, ये पूरा आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? इसको हम क्लोज कर देते हैं।
चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया। बस आपने अब सेट्स के बारे में यही चीज़ें पढ़नी है, बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो हम अगली क्लासेस में पढ़ लेंगे। उसमें आपको आसानी होगी अगर ये चीज़ें अभी से आपने समझ ली। बस कुछ ही दिनों के अंदर हम क्लास 7 को स्विच कर लेंगे, तो वो वहाँ पर आ रहा है, ये चीज़ें वहाँ पर एडवांस फॉर्म में आ रही हैं। अभी से इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि कन्फ्यूजन होगी फिर बाद में। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें, यहाँ तक चैप्टर 5 में कोई भी क्वेश्चन हो आपका, पूछ लें जी। सर जी क्वेश्चन है। हाँ, आपने ये सेट का सारी डिफिनेशन बयान किए जो सारे आपने बताए हैं, इस पे एमसीक्यूज कैसे आएगा कि इसमें एलिमेंट भी हो और न्यूमेरिकल भी हो? मैंने आपको बताया ना, ये एमसीक्यू आपकी हमारे इंजीनियरिंग के टेस्ट में आया था। किधर गया वो ग्लास वाला? ये वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट, वेदर इट इज़ एन एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। इसकी डेफिनीशन को लेकर आपको एक सेट दे देते हैं और नीचे लिख लेते हैं कि ये डेफिनीशन ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह का एमसीक्यू आता है। गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके बाद आपको इस तरह भी आ सकता है, आपको ऊपर सेट दे देते हैं कि यार टेबुलर फॉर्म ये है, नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। तो टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव अगर आपने समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन हल हो गया। और आ जाते हैं क्वेश्चन, कम से कम हायर लेवल पे नहीं तो पीएचडी में तो ज़रूर आएंगे। इवन एसएसटी में मैंने इतने इजी क्वेश्चंस देखे हैं मैथमेटिक्स के कि अगर बेसिक्स क्लियर हो बंदे को तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। समझ आ गया आपको या नहीं मैंने क्या कहा? आपको सेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेट की डेफिनेशन के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, मेंबर्स के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, आपने जो एमसीक्यूज़ की बात की स्पेसिफिकली, यहाँ से अगर कंसिडर कर लो कुछ भी नहीं आता, यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट तो समझना होगा ना, सेट के बारे में हमने पढ़ना होगा। चैप्टर 5 अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई सेट है क्या भला, इसलिए हमने पढ़ा। चलो कंसिडर कर लो, इससे हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्लास 6 में जो सेट हमने पढ़ा, चलो ये हमने गपशप लगा ली, इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। कंसिडर कर लो, आ रहा है, क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो मैंने बातें बताई बीच में उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फ़र्ज कर लो नहीं आई, तो क्लास 7 में हम सेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ सेट का, बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, और इसके अलावा ए यूनियन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो। अगर हम सेट के बारे में नहीं जानते, अगर हम सेट के अंदर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते, अगर हम सेट्स के ऊपर जो डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्टी, सिंगलटन वगैरह वगैरह जो भी है, अगर इन चीज़ों को नहीं जानते फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्सेप्ट समझ आ गई आपको या नहीं जो मैं बता रहा हूँ? जी यूनिस भाई, आपने मेरी बात को समझ लिया? यस सर। क्वेश्चन इससे भी आएंगे, देख लेना। मैं ऐसा करूँगा, ये कोर्स ख़त्म हो जाए ना तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर से एडवर्टाइजमेंट इशू कर दे, और अल्लाह करे कि तब तक हमारा कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो फिर मैं आपको जो पेपर होंगे आपके पीएचडी से लेकर जो भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई चलो अभी मैं शो करवा देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था, जिस क्लास में मैंने पढ़ाया था वो आ जाओ, इस अब आपके पेपर में यहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है, कोई गुरूर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दिल से पढ़ा रहा हूँ ना, दिल से जो जी लगा कर पढ़ा रहा हूँ, इसका मकसद फिर पूरा होगा कि हम प्रूव कर दें कि यस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पढ़ा था वो आ गया हमारे पेपर्स में। समझ आ गई आपको बात? इंशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। बाकी आज का जो काम था चैप्टर 5 इसको वाइंड अप करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको वाइंड अप नहीं कर सकूँगा,
क्योंकि स्टार्ट में ये वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ा था घर में। यहाँ पर मेरी भी तस्हीह की आपने कि यहाँ पर इस तरह के केस में हम ये करेंगे। याद है अभी क्लास में मुझसे गलती हुई थी यहाँ पर, तो आपने मेरी भी करेक्शन की और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम किया है। तो इट मीन्स कि आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज हम चैप्टर 5 क्लियर कर लेंगे, बट हमने कर लिया। अच्छा, किसी का कोई? अच्छा सर, एक बात पूछनी है, जी अगर जी फॉर एग्जांपल सेट ए है तो उसके अंदर सिर्फ सेट के अंदर सिफर है, हाँ 0 है, तो हाँ, क्या वो भी एक सेट होगा? क्यों नहीं होगा? मैंने आपको जी हाँ। जी जी, एक दूसरे को इसी तरह से गाइड किया करें। मैंने आपको बताया एक खाली सेट है, उसके अंदर ऐसा किया, या फ़र्ज़ कर लो इस चीज़ को अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको लिख लेता हूँ ऐसे। खाली सेट के अंदर जिसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर मैंने दूसरा खाली सेट जिसके अंदर भी कुछ नहीं वो रख लिया। क्या वो सेट हो गया या नहीं? वो सेट भी हो गया, सेट तो है। देखिए आप तो ज़ीरो की बात कर रही है ना, आप तो कह रही हैं कि फ़र्ज़ करें एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट है। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि क्या ये ज़ीरो इसका मेंबर है या नहीं है, तो मैं बताऊंगा ना कि यार हाँ ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है, एक एलिमेंट है। ज़ीरो को हम कंसिडर करते हैं कि मतलब ज़ीरो कुछ भी नहीं है। ज़ीरो अगर 1,00,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका बेड़ा गर्क कर लेता है। तो ज़ीरो को क्या कहते हैं उसको, ज़ीरो को हल्के में नहीं लेना हमने। मैथमेटिक्स में ज़ीरो का बड़ा ही कमाल है। ये कभी कभी क्वेश्चन का जो चेहरा होता है वो बिगाड़ लेता है। कभी कभी ऐसा करते हैं कि इसकी कोई कीमत ही नहीं होती, वैसे कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में जब आ जाता है तो फिर क्वेश्चन को का रंग बदल देता है। सो अगर किसी सेट के अंदर ज़ीरो आता है तो उसका मतलब वो सेट भी होगा और वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, खाली नहीं होगा, खाली नहीं है। ठीक है। बस इसी तरह से समझाने का मकसद था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप समझ रहे हैं तो शुक्र है कि आप समझ रहे हैं। बाकी घर में काम करें और ये जो चीज़ें मैंने आपको दी, सेट, मेंबर्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कार्डिनैलिटी, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मेंबर है या नहीं है, ये चीज़ें ये सब आपने पढ़ने हैं। इस चीज़ को आपने सबसे लाजमी पढ़ना है। और सेट के अंदर बाकी चीज़ें जितनी हैं मुश्किल मुश्किल नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस उनको समझना है, अगली क्लासेस में होगा फिर। तो ये आज की हमारी क्लास यहाँ तक तो मैंने वाइंड अप कर दिया अपनी तरफ से। किसी का कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो अभी के हवाले से और क्लासेस के बारे में इनपुट दें, वहाँ तो ग्रुप में खामोशी होती है, वो कम्युनिटी बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली। मैंने तो सबको ओपन रखा था। क्लासेस का मज़ा आ रहा है या नहीं, किसी को कोई मसला तो नहीं है? सर कल के हवाले से, रेशो के हवाले से एक क्वेश्चन है जी जी कि रेशो हमेशा सिमिलर तो नहीं आता, अगर सिमिलर आता है तो क्या वो डिवाइड हो सकता है? सिमिलर ना आता हो, सिमिलर आता हो, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? आपने कभी नोट किया है रेशो के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स तो डिविजिबल होते हैं। बिल्कुल। जी, नंबर को हम डिवाइड करते हैं। रेशो का मकसद ही ये होता है कि उसके नंबर्स जो होते हैं, एक साइड का जो रेशो है, रेशो की जो वैल्यू है दूसरी साइड की रेशो की वैल्यू के ऊपर वो डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड होगा। कल मैंने किया था तो वो डिविजिबल तो हैं। मैं वाइट बोर्ड हटा देता हूँ, हट गया। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आपके सामने कोई छोटा सा भी क्वेश्चन हो ना, माइंड में कन्फ्यूजन हो, उसको क्लियर किया करें। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े जहाज़ उल्टे कर देते हैं, छोटी गलतियाँ। सो छोटी छोटी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। सेट की डेफिनेशन तक नहीं समझ आती तो उसको समझना है। मेंबर्स हैं या नहीं हैं उसको समझना है।
अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, अदरवाइज़ यू गाइस आर फ्री, आप जा सकते हैं। मैं भी बस क्लास ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चला जाऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से टाटा गुड बाय। अल्लाह सबको खुश रखे। सलमान भाई आप खुश हैं? सलमान भाई, मैं तब तक ये चीज़ें सारे अरेंज करके रख लूँगा। यूनस, आपसे तो काफ़ी बातें। सलमान क्लास में कोई बात नहीं करता, बिल्कुल भी खामोश, मैसेजेस पर बातें करता है। सलमान भाई, मैं रिकॉर्डिंग ज़रा ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है जी।